नदी ने कुएं से पूछा, नदी ने कुएं से पूछा, तुझ में और मुझ में क्या अंतर है? नदी ने कुएं से पूछा, तुझ में और मुझ में क्या अंतर है? कुएं ने हंसकर जवाब दिया, कुएं ने हंसकर जवाब दिया, भटकाव और ठहराव में कुछ तो अंतर है, भटकाव और ठहराव में कुछ तो अंतर है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो और खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ और हमेशा मीठा रहता हूँ, और हमेशा मीठा रहता हूँ। इस कविता से बेहतर शुरुआत आज के कार्यक्रम की नहीं हो सकती। आज मिलाना चाहूंगी उनसे जिन्हें पूरा देश जानता है, और जानना चाहूंगी कि वे खुद को कितना जानते हैं। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इस सदी के महाकवि अपनी अनूठी शैली में हास्य व्यंग, खासकर हमारी घरवाली कविता और तत्वरित बुद्धि के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। पिछले 5 दशकों से अधिकांश हिंदी भाषी कवि सम्मेलनों में वे बहुत लोकप्रिय हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री हास्य कवि सम्राट सुरेंद्र शर्मा जी की। मैं मीना रेडियो मेरी आवाज से तहे दिल से स्वागत करती हूँ सुरेंद्र शर्मा जी का। नमस्कार सुरेंद्र शर्मा जी, आपका रेडियो मेरी आवाज में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद आपका। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मेरी बचपन से तमन्ना थी सुरेंद्र शर्मा जी कि मैं आपसे पर्सनली मिलूं, पर पर्सनली ना सही पर वर्चुअली सही, और आज वो मेरी इच्छा पूरी हुई है। सब मेरे पिताजी और मेरे पति आप ही के व्यंग सुनाकर मेरी माँ को और मुझे चिढ़ाते हैं, तो मेरे सवाल थोड़े से अटपटे और बचकाने हो सकते हैं, उसके लिए आप संभाल लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, हमारे श्रोता आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई तो श्री राम कॉलेज से की, आप पढ़ाई में बहुत होशियार थे, तो आपने पढ़ाई छोड़कर व्यंग में कैसे जुड़ गए? पढ़ाई छोड़ी का है, मैंने बीकॉम पास किया है, उसके बाद एमकॉम किया है। ओके। और वो कॉमर्स का विषय था, ये कला का विषय है जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आदमी डायबिटिक हो वो हलवाई की दुकान नहीं खोल सकता। जी बिल्कुल सही है, खोल सकता है। अच्छा, आप जब से कविता पाठ करते हैं तो अब तक आपने 50 वर्ष से अधिक साल हो गए आप कविता पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमने आपके भाव में कोई बदलाव नहीं देखा, हमेशा गंभीर रहते हैं। इसके पीछे कोई कारण है? नहीं, गंभीरता के पीछे कोई कारण नहीं है। मेरा मानना है कि जिंदगी में जो भी काम किया जाए सीरियसली किया जाए, चाहे वो हंसाने को ही हो। हम सीरियस काम को भी हंसी में करते हैं, इसलिए वो सफल नहीं हो पाता। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि आप अंतिम बार कब हंसे थे? अभी हंस रहा हूँ और होली के दिन आज हो गया ना अंतिम। बिल्कुल, आज हमारे प्रोग्राम के द्वारा हमारे श्रोता जान पाएंगे कि सुरेंद्र शर्मा जी हंसते भी हैं, इतनी प्यारी हंसी है आपकी। आज जब पेमेंट नहीं मिलता तब हंसता हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा, ये हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे सर कि पत्नियों पर इतना बोलने के बावजूद भी आपने रिसेंटली अपनी शादी की गोल्डन जुबली मनाई है, इस चमत्कार का क्या राज है? मुझे ये था कि गोल्डन जुबली बनाऊंगा तो जितना खर्चा होगा उससे दुगना आ जाएगा, पर लोग खा पी करके चले गए, गिफ्ट कुछ भी नहीं लाए, तो सारा का सारा मेरे ऊपर पड़ा। तो मैं व्यापारिक बुद्धि से काम चला रहा था और वो मेरे ऊपर ही उल्टी पड़ी। उल्टी पड़ गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आप ये बताएं, क्या आपकी पत्नी कभी आपकी बातों को गंभीरता से लेती है? वो मुझे ही मजाक में उड़ा देती, मेरी बातों को कहां से गंभीरता से ले। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, क्या वो आखिरी बार आपसे कब रूठी थी? हाँ, आखिरी बार वो आपसे कब रूठी थी? वो काहे को मेरे से रूठेगी, क्योंकि जो मैं कमाता हूँ सारा उसी को तो देता हूँ।
रूठेगी तो उसकी कमाई खत्म हो जाएगी। ये बात भी सही है। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि आप अपनी शादी से पहले से ही पत्नियों पर व्यंग करते हो, तो क्या कभी आपको ये विचार नहीं आया कि आपकी होने वाली पत्नी आपके व्यंग सुनकर शायद आपको रिजेक्ट कर दे और आपकी शादी ना हो पाए? नहीं, उसे पता ही नहीं लगने दिया ना कि मैं कविताएं पढ़ता हूँ। उसे अच्छा। लगता था कि मेरे पिताजी का व्यवसाय था आयुर्वेदिक दवाइयों के उत्पादन का, जी। उसमें मैं काम संभालता था। जी। तो वो यही समझती थी कि मैं व्यापारी बुद्धि का आदमी हूँ, उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ। कविता का तो मतलब ही उसे पता ही नहीं लगने दिया था मैंने, ना ओके। मेरे ससुर को पता लगने दिया था। अच्छा। क्योंकि मेरे ससुर मुझे देखने के लिए जब आए थे, तो सुबह 5 बजे 6 बजे उन्होंने मुझे उठाया था। बेड पर मैं लेटा हुआ था। इतनी सुबह तो सुबह क्यों? वही उन्होंने कहा, सुबह पहले उन्हें कहीं ट्रेन व्रेन पकड़नी होगी, बलरामपुर के थे वो। ओके। तो वो आए सुबह पहले, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि च्यवनप्राश क्या भाव का है, जी। आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में, कि मुझे जी। जानकारी है कि नहीं। फिर बोले जी वो द्राक्षा सब किस भाव का है, लो भस्म का क्या भाव है। तब तक मैं ऊब गया था। तो मैंने, ये रिश्ते की बात मेरे पिताजी करेंगे, मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो सुबह 5 बजे कोई लोग भस्म के भाव पूछ रहा है, इसका मतलब मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि आप क्यों मेरे से ये सारे सवाल कर। बिल्कुल। मैं तो अच्छा रिश्ते ये की बात मेरे पिताजी से करिए, मेरे से। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा सुरेंद्र शर्मा जी ये बताइए कि आपने शादी इतनी लेट क्यों की? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी जिसकी वजह से आपने लेट की? नहीं, लेट इसलिए नहीं कि कोई आता ही नहीं था कविता की, कविता करता है। तो 700 किलोमीटर वालों को पता ही नहीं था कि मैं कविता करता हूँ। क्योंकि ओके। कवियों के बारे में ये था कि इनके पास कोई कमाई उमाई होती नहीं है। और वाकई में उस समय कोई कवि सम्मेलन आर्थिक स्थिति का, आर्थिक का कोई पैमाना भी नहीं था कि एक अच्छी पारिश्रमिक समय मिलता था। बिल्कुल। लाल किले में और कवियों को 100 रुपए मिलते थे, बच्चन जी 200 रुपया लेते थे, अच्छा। और हम जैसों को 51 रुपए मिलते। ओके। तो वो 51 रुपए मिलना भी बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल। और कई कवियों तो अपने विजिटिंग कार्ड में लिखवाते थे कि हमने इस सन में लाल किला कवि सम्मेलन में भाग लिया। वो एक सर्टिफिकेट होता था कवियों के लिए। सर्टिफिकेट। बिल्कुल प्रमाण पत्र की तरह। काम से नहीं आराम से थको, काम से तो ऊर्जा मिलती है, ये आपके कई विचारों में से एक है। इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, क्योंकि इस समय श्रोता नहीं होते, दर्शक होते। जी। एक्चुअली ये हमारा ऑन एयर प्रोग्राम आता है इसीलिए रेडियो पर जाता है क्या आपका? जी जी रेडियो पर। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि आप हर हालत में, आराम जो है मुझे थकावट देता है, काम मुझे ताजगी देता है। क्या बात है। बहुत तो बढ़िया। मैं अगर दिन भर घर में रहूं तो मुझे थकावट महसूस होती है। जी। और मेरा मानना है कि गरीबी में आप पैदा हो वो आपकी गलती नहीं है, जी। लेकिन गरीबी में आप मरते हैं ये आपका अपराध है, क्योंकि आपने गरीबी से जूझे नहीं हो। जो आदमी जूझना जानता है वो कभी भी गरीब मरेगा नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर आप ये बताएं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वर्तमान में आप हास्य और व्यंग के साथ पत्नियों से हटकर समाज के गंभीर विषयों पर अपने विचार रखते हैं। इस बदलाव के पीछे क्या कारण है या कोई प्रेरणा है? नहीं, बदलाव के पीछे एक ही कारण हो सकता है कि वक्त की जरूरत क्या है। जी। वक्त की जो जरूरत हो उसके हिसाब से कविता लिखूं। जैसे आपने जो शुरुआत की वो मेरी कविताओं से की। जी बिल्कुल आप ही की कविता से शुरुआत की है। तो इसलिए कि आज की तारीख में इतने चैनल आ गए हैं
कि मुझे ये कहना पड़ता है उनके हास्य में और हमारे हास्य में इतना फर्क है कि उनकी कमाई कल्चर के कपड़े उतारने से बढ़ती है, बिल्कुल मेरी कमाई कल्चर के कपड़े पहनाने से बढ़ती है। बिल्कुल उनको उसमें सुख मिलता है कि जनता क्या देखना चाहते हैं। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ जनता को क्या देखना चाहिए, ये जरूरी है। बिल्कुल जनता तो समाज को नंगा देखना चाहेगी, मैं बिल्कुल। समाज का नंगापन लोगों को दिखाना चाहता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुरेंद्र शर्मा जी। सर, आप कवि बाल बैरागी जी से काफी प्रभावित रहे हो। उनके कुछ विचार जिन्होंने आपको प्रभावित किया, उन्हें हमारे साथ साझा करें। बैरागी जी की 3 सूक्तियां थी जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की। जी और पहला उनकी एक कविता है, उसको मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ जी कि मैं मरूंगा नहीं क्योंकि मैं कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। मरते वो लोग हैं जो कुछ गलत करके जाते हैं। आज भगवान राम के पीछे हम स्वर्गीय नहीं लगाते क्योंकि मरे ही नहीं है। बिल्कुल हम गांधी से पहले स्वर्गीय नहीं लगाएंगे क्योंकि मरे नहीं है। जब बिल्कुल तक उनके काम जिंदा है तब तक वो लोग जिंदा है। हम बिल्कुल ऐसा काम करके जाएं कि हमारी उम्र हमारे कामों से जानी जाए। फिर उनकी दूसरी शक्ति है, मैं मरूंगा नहीं क्योंकि मैं कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात जो उन्होंने है कि मुझे सपने नहीं आते क्योंकि मैं बुझकर नहीं थक कर सोता हूँ। बिल्कुल, क्या बात है। कभी भी फ्रस्ट्रेटेड होकर के मत सो जिंदगी में। जिंदगी में उत्साह के साथ आप सोए। जी तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं जो कहीं जिंदगी के आपके काम आती बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि सारे बड़े कलाकार और नामी व्यक्तित्व राजनीति से जुड़ जाते हैं। आपके विचार से लोग काफी प्रभावित होते हैं और आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, आप राजनीति से कभी क्यों नहीं जुड़े? मेरा मानना है कि राजनीति के पास विचारधारा है, विचार नहीं। बिल्कुल मैं विचारधारा से नहीं जुड़ सकता, विचार से जुड़ सकता हूँ। जी विचारधारा है कि मैं हिंदू हूँ, विचारधारा है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं बिल्कुल सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, लेकिन विचार ये है कि मैं मनुष्य हूँ। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो अगर कोई इस नाते राजनीति में बात करे तो मैं सोच सकता हूँ। जी भारतीयता एक विचारधारा हो सकती है, लेकिन इंसान होना एक विचार है। बिल्कुल सही। क्योंकि ईश्वर ने हमें इंसान बनाकर भेजा है, जी भारतीय बनाकर नहीं, अमेरिकन बनाकर नहीं भेजा। उसने एक बिल्कुल इंसान, हम ईश्वर की तरह रहें तो विचार होता है, हम ईश्वर से अलग विपरीत काम करें तो विचारधारा होती है। बिल्कुल मेरा बहुत मकसद ये बढ़िया। है कि मैं नहीं चाहता, मेरा मानना है कि घर देश में मंदिर नहीं बनने चाहिए, देश को मंदिर बनाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया बात बोली है आपने हमारे श्रोताओं के लिए। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं, आपकी कोई महत्वाकांक्षा या लक्ष्य जिस पर आप कार्य कर रहे हो या करना चाहते हो? मैं एक ही काम करना चाहता हूँ, एक ऐसी कविता की रचना चाहता हूँ कि हमारे चेहरे पर जो जातीयता के, धर्म के, राजनीति के, ऊंच नीच के जो रंग चढ़ चुके हैं, ये सारे रंग उतर जाएं तो बिल्कुल, हम सिर्फ मनुष्य नजर आए। ऐसी कोई कविता लिखी क्या जाए बहुत जिसमें लोग जो मुखौटे लगा करके जी रहे हैं वो सब मुखौटे उतर जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हमारे श्रोता ये एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहते हैं कि आप तो बहुत बिजी रहते हैं काव्य पाठ में और हर बार ट्रैवलिंग करते रहते हैं यहाँ से वहां।
अब तो क्यों कोरोना के चक्कर में थोड़ा सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन इससे पहले तो हम ट्रैवलिंग करते रहते थे आपके काव्य पाठ के लिए। तो आपके घर में अगर कोई डिसीजंस लेने होते हैं, छोटे बड़े डिसीजन, वो उसमें आपका कितना योगदान है? डिसीजन तो मेरी घरवाली लेती है, अच्छा। उसमें को पीछे से डिसीजन जो है जी, परिवार का बड़ा लेता है। और मेरे बिल्कुल, परिवार में मेरी पत्नी से अभी भी मेरे से बड़ी मेरी माँ है, बिल्कुल, वो निर्णय लेती है। क्या बात है! उसके निर्णय हम सबको मान्य होते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि हर परिवार में जो बड़ा है वो सबसे ज्यादा पूजनीय होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हो गया ये कि अब अक्सर पहले हम कहते थे कि हम माँ-बाप के साथ रहते हैं। जी, अब सवाल ही उल्टा पूछते हैं, माँ-बाप भी आपके साथ रहते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक गलत सवाल है। जी, सवाल ही आप गलत सदा है। ये समझें कि आप माँ-बाप के साथ हैं। आप हमने सुना है कि आपके घर में छोटे-मोटे डिसीजंस जैसे कि कौन लेता है, जैसे हाँ, कि समझ गया वो जो आप क्या जी, हम वही छोटे-मोटे जानना चाहते हैं। छोटे-मोटे डिसीजन ऐसे कि ज्वेलरी क्या बनवाएँ, जी, ये पत्नी डिसाइड कर देती है। जी, इन मामलों में पति को नहीं, तुच्छे मामलों में पति को नहीं पड़ना चाहिए। उसे क्या साड़ी खरीदनी है, छोटी-मोटी बातें हैं। बिल्कुल, और सबसे कि मेरा कौन-सा दोस्त ठीक है, कौन-सा खराब है, वो डिसाइड कर देगी। इसके बिल्कुल, साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना। जी, और फिर मुझे महीने का कितना पॉकेट मनी मिले, वो भी मेरी कमाई में से, वही फाइनल कर देती है, इतने में तेरा खर्च चल जाएगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत। बड़े बिल मामलों में वो नहीं बोलती, जैसे भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। उसमें बिल्कुल, पति पत्नी चूँ भी नहीं कर सकती। क्या बात है! मतलब पूरा पूरा एडजस्ट कर रखा है कि कौन छोटे डिसीजंस लेगा और कौन बड़े डिसीजंस लेगा। परफेक्टली ओके। अच्छा सर ये बताएँ जब नोटबंदी हुई थी, हुँ। नोटबंदी के वक़्त अ, आपके घर में कुछ इस तरीके से हुआ कभी आपने उस वक़्त नोटबंदी से पहले आपने अपनी घरवाली से पैसे माँगे हों और कुछ इस तरीके का वाक़या हुआ हो कि बाद में पता चले कि बहुत सारा पैसा है करके? नोटबंदी के वक़्त ऐसा कुछ हाँ, वाक़या आपके वो साथ भी हुआ मुझे क्योंकि मालूम है वो। मैक्सिमम लोगों के घर में ये चीज़ें हुई हैं। इंडिया में क्या हर जगह पे एक्चुअली क्या मैक्सिमम लोगों है, के घर पे। 7 नवंबर को मैंने अपनी पत्नी से पूछा था, कुछ रुपए हैं क्या? जी, वो बोली मेरे पास तो ज़हर खाने को भी पैसे नहीं। कसम भी जी, मेरी खाई तो बिलीव कर नहीं। मैं बिल्कुल, देख किसी कोने में पड़े होंगे। बोले आपकी माँ की कसम मेरे पास ज़हर ज़हर खाने को पैसे नहीं। मेरी खाई, मेरी माँ की खाई, ना अपनी पत्नी की खाई। और बिल्कुल, मोदी जी ने 8 नवंबर को नोटबंदी लागू कर दी। जी, और 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान उससे ज़हर खा सकता है। तब पता लगा उसने ज़िंदगी भर मेरे से झूठ ही बोला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। पर बिल्कुल, कुछ भी कह लो, घर में बहन-बेटी की शादी होती है, तो पता नहीं कहाँ से ये पत्नी आधा दहेज पहले से तैयार करके हमारे आगे रख देती है, कि बिल्कुल लो सही बात है। धीरे-धीरे मैंने इसको आज के दिन के लिए इकट्ठा जोड़ रखा था, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, किसी पर हास्य करने से पहले अपने पर कसे गए व्यंग को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस बात को आपने कब माना? क्योंकि कोई भी अपने आप पर व्यंग सहन नहीं कर सकता। नहीं, पहले लोग अपने ऊपर हँसना चाहते, जी, अब दूसरे पर हँसना चाहते। बिल हमारे अंदर जो ताकत है अपने ऊपर बर्दाश्त करने की वो खत्म होती जा रही है। जी, और मेरा मानना है कि अगर आप दूसरे पर व्यंग करते हो, तो पहले अपने ऊपर सहने की आदत सब वो जब बिल्कुल, तक नहीं तैयार करोगे आप तब तक आपको व्यंग करने का हक नहीं है किसी और पे। ये बात तो बिल्कुल सही है। आपकी सारी कविताओं में पति बेचारा और पत्नी अत्याचारी होती है। आपकी सारी कविताओं में पति बेचारा और पत्नी अत्याचारी होती है, पर जो हिंदुस्तान का कानून है, महिलाओं के बचाव के लिए बनाए हैं सारे कानून। तो आप आपके प्रताड़ित पतियों के लिए कौन-सा नया कानून बनाना चाहते हो?
देखिए, जो औरतें प्रताड़ित होती हैं उसमें 90% औरतों का ही हाथ। बिल्कुल। अगर औरतों का हाथ नहीं हो तो 90% औरतें प्रताड़ना से बच जाएंगी, चाहे घर में सास का हो, ननद का हो या तीसरी औरत का हो। उसमें 100% आप ये देखेंगे कि उसमें औरत का ही हाथ होता है। जी। पति अगर आता है उसके अंदर तो 10-15% पति का भी हाथ होता है, पुरुष का भी हाथ होता है, क्योंकि पुरुष के अंदर एक कहते हैं ना अहम, जी। और उसका वो बहुत बड़ा होता है। जलन की मात्रा पुरुषों में ज्यादा होती है, औरतों में बहुत कम होती है। औरत जो है एक पति के दूसरे संबंध को स्वीकार कर लेती है, लेकिन पुरुष ऐसा प्राणी है जो कभी भी दूसरे संबंध को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पौरुष को धक्का पहुंचता है। तो मेरा मानना है कि इस मामले में पुरुष ज्यादा दोषी हैं बनस्पत औरत के। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मैं ये जानना हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे कि आपने बताया कि आप अपने बेटे को राम बनाना चाहते हैं, तो इस पर आपकी पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी? वो मेरी 4 लाइन है अच्छा। ये, उसमें मैंने यही कहा था, पत्नी जी मैं छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रही हूँ, कितना अच्छो काम कर रही हूँ। जी। घराड़ी बोली मैं जानो हूँ थे छोरा ने क्यों राम बनानो चाहो हो, अहिया दशरथ बनकर 3 घराड़ी लानो चाहो हो। तो पति अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। और अच्छा मैं सर। हाँ। आपके लोगों को कहना चाहता हूँ, जी। धर्म बहुत पावन चीज है। बिल्कुल। धार्मिकता होनी चाहिए, धर्मांधता नहीं। धर्मांधता धार्मिकता का उल्टा रूप है। आप हम सब लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। हम सब लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को थोड़ी चाहते। बिल्कुल। हमें चाहिए कि हम ईश्वर से नहीं चाहें, ईश्वर को चाहें। वो चाहें। बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर सीख दी आपने। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज और चाहूंगी कि हमारे श्रोता, खासकर युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के जो युवा हैं उनके लिए, जो कवि मतलब जो कोई पोयम्स भी बोलते हैं या किसी भी तरीके की जोक्स बोलते हैं, तो उनका कुछ अलग ही ढंग होता है। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी संदेश देने वाले हैं उनसे बचकर रहे। तो अपने आप कोई संदेश नहीं देंगे? आप अपने निर्णय लेने की क्षमता पैदा करें। बिल्कुल। दूसरे की पगडंडी पर मत चलो, ऐसी पगडंडी बनाओ कि आप उस पगडंडी पर चलो। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हमारे साथ कुछ इनवाइटीज हैं जो कि आपके बहुत बड़े फैन हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो अब हम उन्हें बुलाएंगे ताकि वो आपसे मिले और आपसे कुछ गुफ्तगू करें। जी। हमारी जो पहले इनवाइटी हैं वो हैं मिसेस स्मृति चौधरी। मिसेस स्मृति चौधरी, इनकी तारीफ में मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये आपकी बहुत बड़ी फैन हैं, और इससे ज्यादा ये कहूंगी कि आज जिस प्लेटफॉर्म पर हम हैं, रेडियो मेरी आवाज की, उसकी फाउंडर हैं। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगी इस मंच को जहां पर पद्मश्री साहब पधारे हैं, और आज हमारा जो मंच है और प्रयास है वो सार्थक किया है। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी को मेरा प्रणाम। सुरेंद्र जी, आपने बहुत छोटी उम्र में लिखना शुरू किया था, जहां तक मैं जब से आपको जानती हूँ, और तब हम भी छोटे थे। तो जो खेलने वाली उम्र थी या जो जवानी का वो जो पीरियड था, आपने तब से अपनी लेखनी के साथ प्रयोगधर्मिता शुरू कर दी थी, और तब से ही हम लगातार आपको पढ़ते आ रहे हैं, आपकी लेखनी को सलाम करते आ रहे हैं। तो ये जो लिखने की प्रेरणा थी, एक तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि कब आपको लगा कि आपको एज ए कैरियर
एक कवि के रूप में उभरना है, क्योंकि एज ए कैरियर तो ये हम सोच भी नहीं सकते इस तरह से, जिस तरह से आपने अपने जीवन में इसको उतारा, और सच में सल्यूट है कि आप यहाँ तक पहुंचे। और दूसरा जो है कि उस एक एज में, उस अल्हड़पन की एज में, जबकि आप मतलब जो आपकी शादी हुई है वो तो काफी लेट था, जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जितना कि मैं जानती हूँ कि तब हुई थी, लेकिन आपने बीवी की जो संकल्पना अपनी कविता में उतारी, उसके पीछे क्या राज रहे? तो आपने लेखनी जब शुरू की, एज ए कैरियर जब आपको लगा, उसके बारे में, और उस अल्हड़पन की उम्र में आपने एक बीवी का एक कैरेक्टर जो अपने जहन में बनाया और हम सब के जहन में बना दिया उसको पूरी तरह से, कि हम बीवी होते हुए या हमारे पति हमारे बारे में यही कहते हैं, सुरेंद्र जी ठीक कहते हैं तुम लोगों के बारे में। तो ये जो था एक बच्चे के मन में कब आना शुरू हुआ और कैसे? ऐसा है, जहाँ तक मेरी शादी हुई वो 25 साल की उम्र में, अरे वाह, जो आप आज की तारीख में अर्ली है। जी 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 25 की तारीख में, आज की तारीख में सोचना चाहते जी जी हैं, तो इसलिए लेट मैरिज नहीं। मैंने लिखना शुरू किया जी। था, वो तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि लोग समझते मैं कवि हूँ, मैं थोड़ी समझता। अरे तुलसीदास जैसा महाकवि अपने आप को कवि नहीं मानता, तो मेरी क्या औकात है मैं मानूं अपने आप को। कुछ शब्दों को गढ़ लेता हूँ, लोगों का मनोरंजन कर लेता हूँ। कविता बहुत बड़ी, कविता इतनी बड़ी चीज है कि मेरी अनपढ़ माँ तुलसी को गाती है, मीरा को गाती है, उसके बाद कोई कवि ऐसा पैदा नहीं हुआ जिससे कोई अनपढ़ गाए या अनपढ़ अपने घर में गाए। कविता वो होती है जो कि एक आम आदमी के मन मस्तिष्क के अंदर, हृदय के अंदर बच जाए। तो मेरा मानना है कि अभी उसकी प्रक्रिया चालू की है, थोड़े लिखने की कोशिश शुरू कर रहा हूँ, हो सकता है आगे बढ़ जाऊं। अरे सर, आप, ये तो आपका बिल्कुल जमीन से जुड़ाव है कि आप अभी तक ऐसा मानते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, वरना तो आप जिस उम्र से लिख रहे हैं और जिस उम्र से आपकी लेखनी ने धमाल मचाया हुआ है भारत और अंतर्राष्ट्रीय जगत में, उसको तो सलाम है सर। ये तो आपकी बड़प्पन है कि आप इसको ऐसा मानते हैं अपने आप को, खुद को, वरना आपको गुनगुनाते हुए तो हम सब, मैंने कहा ना, हम शायद लगभग थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, लेकिन हम उसी के साथ बड़े हुए हैं, आपकी कविताओं के साथ। और अंतर कितना, आपका क्या उम्र है अभी? जी, मेरी उम्र 50 के लगभग है। मैं 76 में हूँ। लेकिन आप दिल से जितने जवान है, शायद उतनी मैं भी नहीं हूँ। तो ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है। आजादी से पहले का मेरा 45 का जन्मदिन। अरे वाह, बहुत खूब। हम चाहते हैं कि ये आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे। एक चीज मेरा मानना है जी, आप कब तक जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिए ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। बेवजह 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की जिंदगी को जी लिया जाए। बेहतरीन, आप जिंदगी जी रहे हैं कि जिंदगी बिता रहे हैं? बिल्कुल, जिंदगी बितानी नहीं है। तो हर उम्र में आप जवान दिखाई दोगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी हर बात में बहुत गहराई है, बहुत जिंदगी गहराई है। बिताओगे तो आप जल्दी बूढ़े होते नजर आओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम जवान हैं फिर सर, आप और हम एक ही उम्र के हैं। जी, मैं आपसे एक और, हाँ, उम्र वो नहीं होती जो खर्च कर ली, उम्र तो वो होती जो बची हुई है, जो बची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आपकी, मैंने एक बार सुना था आपको लाइव, आपने बताया था उसमें कि चंबल के डाकुओं के उसमें जाके, केव में जाके कविता पाठ हुआ, और जिस तरह से फिर आपको बाहर छोड़ा गया पूरे सम्मान के साथ और लूट लिया गया। तो मैं ये चाहूंगी कि वो घटना जो है, क्योंकि घटना नहीं है, वो कविता है। हाँ जी, मैं वही कह रही थी कि वो जो घटना, वो घटना घटी थी काका हाथरसी के साथ। अच्छा, काका हाथरसी को एक बार मंच से, ग्वालियर के मंच से ले गए। अब काका कहे कि कहाँ ले जा रहे हो, तो बैरागी जी साथ में थे,
तो मैं मैंने कहा काका चुप रहो, ये डाकुओं हमें लूट लिया है इन्होंने। अरे नहीं भैया छोड़ दो ये वो। फिर डाकुओं ने कविता सुन करके वहां गए, फिर उनको बाकायदा पेमेंट भी किया डाकुओं ने, और फिर उन्हें छोड़ कर। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो मैंने सुरेंद्र शर्मा जी की ये कविता सुन रखी है, उसके बाद का भी सुन रखा है। जब वो घर पे गई तो उसके बाद क्या हुआ ये भी मैं जानती हूँ। तो ये हमारे तमाम श्रोता जानना चाहेंगे सुरेंद्र जी कि उसके बाद क्या हुआ था। 45 साल की पुरानी कविता अभी तक याद भी नहीं होती। अरे सर ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो मैंने पढ़े हुए मेरे ख्याल से 40-42 साल हो गए। अरे अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे साथ और भी हमारे साथ हमारे दर्शक और हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं। तो मीनल जी, मैं चाहूंगी कि आप सभी के प्रश्न ले लें, क्योंकि सभी इतने उत्साहित हैं सुरेंद्र जी से बात करने के लिए। तो जी 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 बिल्कुल। हमारे जो अगले इनवाइटी हैं वो है कमलेश द्विवेदी जी। कमलेश द्विवेदी जी नहीं आए। अच्छा, आशुतोष जी हैं जो कि यूके से हैं, जो कि यूके से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। जी आशुतोष जी कनेक्ट होइए, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। आशुतोष जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है सर, आप बताइए सर कैसे हैं आप? वैसा ही हूँ। हाँ बताइए सर। हाँ तो सर जैसे अभी सर एक चीज जो देखने में आ रही है कि टीवी पर जो चल रहा है स्टैंड अप कॉमेडी है ना, जैसे कि बहुत सारे शोज चल रहे हैं, तो और हमारे जो कवि भी हैं वो भी हास्य को और स्टैंड अप जो एक कॉमेडी होती है साथ में, तो मुझे ये सर जानना था कि जब हम कविता या जब छंद की बात करें तो उसमें और स्टैंड अप कॉमेडी में दोनों में कुछ अंतर है क्या, या दोनों को हम साथ लेकर चल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल अंतर है उसमें जी। स्टैंड अप कॉमेडी में जरूरी नहीं कि आपका ही लिखा हुआ हो, और हमारे में जरूरत है कि आपका ही लिखा हुआ होना चाहिए। जी 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 90% या 30-40% को हम सुना देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हम अपना ही लिखा हुआ पढ़े। वो किसी का भी लिखा, जो मिमिक्री आर्टिस्ट है किसी का भी लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। जितने भी हास्य के जो आते हैं यस आते हैं, उन्होंने 10-12 राइटर रखे हुए हैं। जी 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 मैं तो अपना खुद का लिखा होना बोलना पड़ता। हमारी जो आ रही है जी जी पीछे शायद किसी का माइक ऑन है। सुनील शर्मा जी का ऑन है। सुनील शर्मा जी जी हाँ कंटिन्यू करें। आशुतोष जी आप अपना प्रश्न कंटिन्यू करें। जी बस मुझे तो यही पूछना था। और दूसरी बात ये थी, एक प्रश्न जो मेरे ध्यान में था कि जैसे कि अभी जहां तक गजल का प्रश्न है, तो आप देखें कि उर्दू में, हिंदी में, तो एक तरह से समझ लें कि उर्दू वाले हैं जो वो हिंदी की गजलों को बहुत अधिक मान्यता नहीं देते। उन्हें लगता है कि भाई बहर में नहीं है। और कई जगह ऐसा होता है कि हिंदी वाले अगर आप हिंदी की गजलों में उर्दू के कुछ वर्ड्स यूज कर दें तो उनको बोलते नहीं नहीं ये तो भाई हिंदी में मान्य नहीं है। तो कितना समन्वय लेकर चलना चाहिए, अगर मैं गजल के ढंग से बात करूं तो हिंदी और उर्दू में? क्या हमें हिंदुस्तानी लेकर चल सकते हैं हम, या हमें बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देना चाहिए कि भाई ये गजल उर्दू की है तो उर्दू ऐसी होनी चाहिए, ये हिंदी की है तो हिंदी ऐसी होनी चाहिए? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं होती। ये भेदभाव करने वाले जी
कविता के साथ, ये शायरी के साथ अन्याय करते हैं। जी मेरा मानना है कि कविता वही लोकप्रिय होगी, शायरी वही लोकप्रिय होगी जो दिमाग से नहीं, हृदय से लिखी जाएगी। बहुत जी खूब, हृदय से बिल्कुल लिखी जाएगी तो हृदय तक पहुंचेगी। जी जी बहुत और खूब। आप बहुत खूब। कितना लिख रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, जी कैसा लिख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल आप बहुत सही। बड़े हो चुके हैं, हमारे दिल्ली में भी, देश में भी कम से कम ऐसे कई कवि शायर हैं जिनकी 100-150 किताबें आ चुकी हैं, लेकिन किसी को उनकी 2 पंक्तियां तक उनको याद नहीं रहती, तो ऐसे लिखने से क्या फायदा। तो वो बहुत तो सही। ऐसा ही हुआ कि उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी, जी पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई और हमें समझने में पसीने आ गए। बिल्कुल सही बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आप साइकिल पर कविता लिख रहे हो और हवाई जहाज चलाने वाले को समझ में आए तो निरर्थक है कविता। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लोग कहते हैं स्वांत सुखाए लिखते हैं, स्वांत सुखाए लिखते हैं तो किताब क्यों छपाई। बिल्कुल बिल्कुल हिंदी सही में बात है, बिल्कुल सही बात है। अपने कविता का जो साहित्य का मतलब है सबका हित करे। बिल्कुल। जो कविता, कोई भी कविता जो तोड़ने का काम करती है, मैं उसे कविता नहीं मानता हूँ। कविता हर हालत में शांति का समर्थक होनी चाहिए, युद्ध का समर्थन कभी भी कविता में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होता। जी 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 बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत बढ़िया बहुत संदेश, बहुत बढ़िया संदेश। जी। अभी हमारे जो अगले इनवाइटी हैं वो हैं सुनील शर्मा जी, जो हरियाणा गौरव के नाम से जाने जाते हैं। सुनील शर्मा जी, आप कनेक्ट करें। जी जी हाँ, मिलन सुन जी, रहे हैं। सबसे पहले मैं रेडियो मेरी आवाज को के श्रोताओं को नमन करता हूं और हमारे कुल के गौरव परम आदरणीय पद्म श्री डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। नमस्कार। शर्मा जी को सादर प्रणाम। शर्मा जी, मैं आपसे अभी विप्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी छतरपुर। शर्मा जी, मैं जी आपको बचपन से सुनता आ रहा हूं और बहुत अच्छे अच्छे हास्य में आपने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी, लोगों को हंसाया, गुदगुदाया। लेकिन मैं मंचों पे जाता हूं, मैं भी जाता हूं और हास्य के और व्यंग के कवि हैं हमारे मित्र। मुझे ये लगता है कि जैसे वो चुटकले देकर के हमारे कल्चर के कपड़े उतारते हैं और आपके हास्य में हमारे कल्चर को कपड़े पहनाए जाते हैं। शर्मा जी, मेरा विनम्र आपसे निवेदन है कि आप कृपया इस विषय पर अपना संज्ञान लें और इन श्रोताओं को इस विषय पर कुछ बताएं। जी, मेरा मानना है कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, लेकिन नंगेपन की कमाई जी मत करो। बहुत जी खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, शर्मा जी, बहुत दिल खूब। खुश कर दिया आपने। बिल्कुल, बहुत गहरा संदेश, बहुत कम शब्दों में बहुत गहरा संदेश, बिल्कुल। जी बिल्कुल। बहुत गहरा। धन्यवाद। शर्मा जी, दिल खुश कर दिया आपने। आज आपसे रूबरू होकर के मैं अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूं कि हमारे कुल के गौरव जिनसे मैं आज रूबरू हूं। धन्यवाद जी आपका। जी, जी, हमारे जो अगले इनवाइटी हैं उनका नाम है पवन कुमार शाह। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं इन्हीं की बेटी हूँ। ये मेरे पापा हैं जो आपके बहुत बड़े फैन हैं। जी स्वागत। थैंक यू रेडियो मेरी आवाज, जिसने मुझे शर्मा जी से मिलने का, बात करने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और श्रीमान श्री सुरेंद्र शर्मा जी को सप्रेमे प्रणाम करता हूं। अरे नमस्कार नमस्कार शर्मा जी, 35 से 40 साल पहले आप हमारे यहाँ आए थे सेंचुरियन कल्याण में। हाँ जी, वो तब वहां पर
प्रेसिडेंट हाँ, वहाँ पे आपका कवि सम्मेलन हुआ था। पोद्दार साहब प्रेसिडेंट हाँ। थे। और उस समय आपसे मिलने का मौका मिला, आपकी कविताएं बहुत सुनी। अभी भी मैं रोज एक दिन तो मोबाइल में आपकी कविता सुनता ही हूँ। जी अरे नमस्कार। वाह बहुत खूब। और ऐसा लगता है कि ये जो कविता है, इसमें जैसे लोग बोलते छांटते हैं कि भाई ये अलग कर दो, वो अलग कर दो, इसमें ऐसा लगता नहीं है कि कौन सी कविता अलग करें। एक भी कविता ऐसी नहीं है जो कोई अलग की जा सके। एक से एक सुपर कविता आप लोगों को सुनाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कन्हैया लाल जी सेठिया राजस्थान के बहुत बड़े महाकवि रहे हैं। हाँ जी। जिन्होंने धरती दोहरारी लिखा हाँ, और हाँ। वो राजस्थान का गीत माना जाता है। हाँ जी। बिल्कुल। उन्होंने लिखा है कि बच्चे के, उसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ मैं, राजस्थानी में सूक्तियां लिखते थे वो, और बहुत बड़े महाकवि थे हमारे। वो लिखते हैं कि बच्चे के कालिख लगाओ, टीका लगाते हैं ना, जी काला टीका लगाते हैं, जी, बच्चे के बिल्कुल। कालिख लगाओ कि नजर नहीं लगे, जी और कागज पर ऐसी कालिख लगाओ कि नजर लग जाए। अरे क्या वाह बात। अरे वाह अरे वाह बहुत मेरा खूब मानना बहुत है खूब। कि अच्छा शर्मा जी, कितना लिखे में महत्व नहीं है, कैसा लिखने में ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल एक अच्छी बहुत बात भी अगर साल बहुत में या बहुत जिंदगी अच्छी में बात है। मिल जाए मेरा और वो लोगों तक, एक हृदय तक पहुंच जाए, तो मैं जी समझता हूँ पन्ने रंगने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल हर बिल्कुल हर बिल्कुल कविता आपकी हर कविता हृदय तक पहुंचने वाली ही है। हैं। अच्छा शर्मा जी, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, छोटा सा है हाँ कि हाँ सभी शुभ कार्यों में पत्नी हमेशा अपने दाईं ओर बैठती है, हाँ। हैं? तो इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, अशुभ कार्य में बाईं ओर बैठा दो उसे, और क्या। हम तो दोनों ही होते हैं घर। जी बिल्कुल। बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा शर्मा जी, जब आप कवि सम्मेलन के लिए घर से निकलते हैं, तब आप क्या सोचकर निकलते हैं? सोच कर बेसिकली मैं माइक तक जाने तक ये नहीं सोचता कि मुझे क्या पढ़ना है। मेरे पास अरे कोई कागज नहीं होता, मेरे बैग के अंदर कोई डायरी नहीं होती। जब माइक पर पहुंचता हूँ तब जा करके मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, और एक दो पंक्तियां बोलने के बाद पता लग जाएगा कि जो सामने बैठे वाला व्यक्ति है उसको किस तरह की कविता सुनाई जाए कि जो उसके मन तक पहुंच जाए। बिल्कुल अब सही बात है। छात्र होंगे तो उस वैसी, व्यापारी होंगे तो व्यापारिक तबके की बात करूंगा, जी जो व्यापार से संबंधित जुड़े होंगे। धार्मिक लोग होंगे तो उस जैसी बात करूंगा। वो वर्गीकरण में अपने आप कर लेता हूँ कि जो छात्र हैं किस स्थिति के हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी आपकी मेरा लास्ट आपकी क्वेश्चन है इसी खूबी ने जी शर्मा जी, लास्ट शर्मा जी ये की है। इसी खूबी ने शर्मा जी की इसी खूबी ने शर्मा जी को हर व्यक्ति के दिल तक पहुंचाया है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल। पता है कि सामने वाला क्या क्या चाहता है। इनसे। क्या चाहता है, जी सही बात है। क्या चाहना चाहिए जो भी वर्क बैठा है। हाँ सही हाँ, बात है। या आप अब उसको उस व्यापारी तरीके से बैठा ढाल है देते तो मैं ये कहता हूँ, व्यापारियों खूब तरक्की करो, बस एक बात देख लो, तुम्हारे पावने जमीन तो नहीं छोड़ी है। हाँ बहुत खूब बहुत बहुत खूब। खूब बहुत व्यापार में बढ़ना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए। उड़ जाओगे तो पता ही नहीं लगेगा कल कहाँ पहुंचे। सही बिल्कुल बात है। बहुत सुंदर बहुत संदेश और हमारे श्रोताओं के लिए। राजनीतिक लोगों में बैठता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ, एक बात तय कर लो, आप कुर्सी पर बैठो या कुर्सी आपके ऊपर बैठी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल बात, बिल्कुल सही बात। आप बिल्कुल कुर्सी बहुत को सही। अच्छा इज्जत दे रहे हो, कुर्सी आपको महत्वपूर्ण बना रही है या आपकी वजह से कुर्सी महत्वपूर्ण हो रही है, ये देखने की बात है। ये देखने की बात है। बिल्कुल बहुत बहुत गहराई है आपकी, हर शब्द में बहुत गहराई है, बहुत
सच में आप पर माँ सरस्वती की कृपा है सर, माँ सरस्वती की कृपा है आप पर। जी जी पवन जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी। अच्छा शर्मा जी, जब भी मैं आपके कवि सम्मेलन में गया हूँ, देखा हूँ, हैं आप जैसे ही मंच पे आते हैं लोगों की हंसी छूट जाती है और इतना हंसाते हैं लोगों को, मगर मैंने मंच पे कभी आपको हंसते हुए नहीं देखा। इसका क्या कारण है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा राज की बात मानना है। मेरा मानना है कि जो भी काम करो वो सीरियसली करो, चाहे हंसाने का ही हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, सल्यूट बहुत सर, बढ़िया, सल्यूट बहुत बढ़िया। सल्यूट हम सल्यूट। सीरियस कामों को भी हंसी में करते हैं, इसलिए काम हो नहीं पाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल जिस काम पर भी हो उसको सीरियसली ढंग से लिया जाए। बिल्कुल। और मैं अगर हंसूंगा या हाव भाव पैदा करूंगा तो 10% लोगों का ध्यान उन हाव भावों पर जाएगा, बिल्कुल लेकिन मैं कॉपी नहीं करूंगा। 100% ध्यान मेरे शब्दों के ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही तो बात मैं है। चाहूंगा शब्द महत्वपूर्ण होने चाहिए, बाकी और चीज गौण हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत आपका आपसे मिलके बहुत खुशी हुई हैं, और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और बहुत ही बढ़िया, और आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जी, हमारे जो अगले इनवाइटी हैं वो है कमलेश द्विवेदी जी। कमलेश द्विवेदी जी, आप कनेक्ट करें। हाँ जी, कनेक्ट हूँ मैं। जी मैं नमस्कार करता हूँ, भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। हाँ, और नमस्कार। भाई साहब के साथ एक्चुअली कार्यक्रम तो बहुत किए हैं, लेकिन वर्चुअल पहली बार बैठ हो रही भाई साहब से। वैसे तो बहुत स्नेह मिला भाई साहब का, हमेशा मिलता है जब भी मंच पर होता हूँ। और मेरा सौभाग्य है, मैंने भाई साहब कमलेश कहाँ हो अभी? जी जी, कहाँ पर हो इस समय? कानपुर जी हूँ, घर पे हूँ इस समय। कानपुर में। जी जी ठीक है, कानपुर कोरोना से। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो गंभीरता तो है ही है, मामले गंभीर है। और भाई साहब का इसमें हमेशा मिलता है मुझे। और भाई साहब से मैंने एक बात सीखी, जो भी चर्चा हो रही थी गंभीरता की, एक बात सीखी मैंने, कविता जब हाथ से प्रस्तुत की जाए तो गंभीर होकर प्रस्तुत की जाए। तो ये मैंने कोशिश की और सफलता भी मिली, और उसका सारा श्रेय भाई साहब को है। क्या बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा भाई साहब से कि हाथ से कई कवि जो होते हैं चुटकुले पढ़ते हो तो ठीक है, क्योंकि हाथ से के लिए वो चुटकुले भी कहीं कहीं आवश्यक होते हैं। लेकिन जो गीतकार हैं, जो ओज के कवि हैं, आजकल वो भी चुटकुले पढ़ने लगे हैं, और जबकि सबसे अधिक कविता के गिरते हुए स्तर की चिंता भी व्यक्त करते हैं वही लोग। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या उचित है? ऐसा है, जी मैं कविता के क्षेत्र का एक छात्र हूँ। मैं वाइस चांसलर नहीं हूँ जो निर्णय ले सकूं ऐसा क्यों होता है। कितनी वो खूबसूरती वाइस से। चांसलर होंगे कविता के क्षेत्र की, वो सब जी जी। चीज चल जाती है। तो आप अगर छात्र हैं तो हम तो स्कूल के बाहर खड़े हुए, एडमिशन भी नहीं हुआ मेरा। नहीं नहीं, हर क्षेत्र में अपने आप को छात्री समझो ताकि सीखने की संभावनाएं बनी रहेंगी। बिल्कुल जी आप जी अपने आप को वाइस चांसलर समझ लोगे तो सीखने की संभावना आप अपने आप खत्म कर दो। जी जी, बहुत बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही बात है। जी, हमारे जो अगले इनवाइटी हैं वो रियाज इंडियन जी हैं। रियाज इंडियन जी, कनेक्ट करें। हेलो हेलो हाँ, आपकी आवाज आ रही है रियाज जी, आ रही है आपकी आवाज। जी, मुझे भी आपकी आवाज आ रही है। कैसे हैं बहुत मिनल जी, बढ़िया। कैसे हैं आप? आप कनेक्ट करें सुरेंद्र शर्मा जी से। जी हेलो हाँ, जी, बोलिए रिया। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार रिया, आप? बहुत अच्छे। बेहद खुशी हो रही है आपको लाइव देखकर, क्योंकि आपको बहुत जमाना हो गया, 20-25 साल हो गया होगा। सन्मुखानंद हॉल में आपको सुना था, और मतलब आज ये बहुत अच्छा लग रहा है, मिनल जी की वजह से आपसे लाइव एक दूसरे देखना अच्छा लग रहा है। जी बताइए। सर, सवाल ऐसा है
कि आपके जमाना में तो 4 लाइनों में काम हो जाता था लेकिन आजकल 4 लाइनों में काम नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसका मेरा तो बड़ी हो रहा मेहनत है। करनी पड़ रही है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है सर। हाँ, कंपटीशन तब बढ़ता है जब आप उनको अपने कंपटीशन में मानते हो। आप अपना काम करते रहिए। क्या मैं बात जब था तो उस समय मेरे से हास्य रस में कम से कम 20 कवि मेरे से ऊपर थे। निर्भय जी थे, काका जी थे, हुल्लड़ मुरादाबादी थे, शरद जोशी थे, माणिक वर्मा थे, शैल चतुर्वेदी जी थे, जन्नी बिल्कुल। हरियाणवी, अल्लड़ बीकानेरी, गोपाल प्रसाद व्यास, गोविंद व्यास, इतने कवि थे। लेकिन आप अपना काम करते हुए ये मत देखिए कि ये इतने हैं। आप ये देख आप अपना काम अपना जारी रखते रहिए, तो आप प्रतिस्पर्धा मत करिए। अपने काम को रखेंगे तो सदा सफलता आप प्राप्त करेंगे। जी जी जी। जिंदगी में लक्ष्य बहुत प्राप्त कर, बहुत सुंदर सीख में लिया। कोई लक्ष्य प्राप्त मत करो, क्योंकि नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। जी काम करते रहो, जहाँ पहुंच जाओ वही लक्ष्य है आपका। वाह, बहुत बिल्कुल 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 क्या- बिल्कुल। मतलब पहले भी कर्म बहुत ही की- कंपटीशन था, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं था। जी और बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी आप क्यों मान रहे हैं? आप अपना काम करो ना। जी आप चाहे मत चढ़ो ना एवरेस्ट पर, ऐसी पहाड़ी पर चढ़ो जिस पर कोई नहीं चढ़ा। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। कुछ अलग हटके करने की प्रेरणा, बिल्कुल। और कर्म करते जाए और फल की इच्छा ना फल का करें, इच्छा ना ये रखे। बिल्कुल, ये गहरी बात जो है वो सच में आपने बहुत, आज के जो युवा पीढ़ी है, रियाज इंडियन जी बॉलीवुड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपने इतना बेहतरीन संदेश दिया, और एक गूढ़ संदेश है ये इनके लिए, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आगे भी छूते रहेंगे आपके आशीर्वाद से। तो रियाज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीना जी। अच्छा सर एक वो लाइन आपकी बहुत पॉपुलर है, मैं एक आप सुनना चाहूंगा। तीर नहीं तलवार अपनाइए। हैं? आपका एक कहना था, तीर नहीं तलवार अपनाइए, जंग पे जाना है क्या? नहीं, मेरी नहीं। अच्छा, मैं समझ रहा था आप ही का है। जी मेरी। जी 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 हमारे अगली इनवाइटी जो है वो है थैंक यू सो मच। जीनत कुरैशी जी। जीनत कुरैशी जी प्लीज कनेक्ट करें। जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं आप? वैसे ही बढ़िया मस्त। ईश्वर हमेशा आपको देख स्वस्थ लिया रखे, खुश रखे, आपको बहुत लंबी उम्र दे। कौन? ईश्वर? ईश्वर को यही काम है क्या? ईश्वर को इन छोटे कामों में मत लगाओ। ईश्वर के बहुत बड़े काम है। समय पर हमारी हवा को उसने दूषित नहीं किया, नहीं, प्रभु ने अभी तक प्रभु ने आपका साथ दिया है, ऐसे ही रखा है आपको। 50 सालों से ऐसे ही में आप हंसा रहे हैं सबको, बहुत समय अच्छा पर लगता है। समय पर सूरज निकलता है, समय पर सूरज डूबता है। बड़े काम है। वो सुरेंद्र शर्मा को ठीक रखे, इतने छोटे काम में उसको मत लगाओ। बहुत बड़े आदमी। छोटे छोटे बड़े बड़े सबको नजर में रखा हुआ है प्रभु ने, और हम बस प्रार्थना करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी मैं खुशी ये के नहीं लिए। कहता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ ईश्वर पर भरोसा मत रखो। इस लायक बनो कि ईश्वर तुम पर भरोसा रखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी। वैसे तो मैं आपकी बहुत फैन हूँ, इतने अच्छे अच्छे आपके प्रोग्राम्स मैंने सुने हैं, देखे हैं, पर अभी तक मैंने देखा आपने जितनी भी लाइनें लिखी हैं वो पत्नी जी पे 4-4 लाइनें लिखी हैं। क्या साली जी पर भी अभी आपने लिखा है 4 लाइनें कभी? मुझे ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो ना कि मैं पत्नी पर भी लिखने लायक नहीं रहूं। बहुत खूब, बहुत खूब। सालों पे लिख दीजिए सर, सालों पे लिख दीजिए। सालों पे लिख दीजिए। कविता है।
उन पर लिखने का मन नहीं करता। यहाँ मैं एक लाइन कहना चाहूंगी कि जो साले साहब हैं उनकी बहन ही कविताओं से बाहर नहीं निकलती है, तो उनकी एंट्री की कोई गुंजाइश कभी रही ही नहीं जीवन में। जी जी जी। वैसे ये अंदाज जो है आपका सर, ये भी बहुत खूब रहा। आपने सारी जिंदगी चार लाइनें कहते हुए अपना पूरा काव्य पाठ का सफर पूरा किया, हर मंच से पूरा किया, लेकिन आपने हम श्रोताओं को हमेशा यही कहा कि 4 लाइनें सुनाता हूँ, और हम वो 4 लाइनें कब तक सुनते रहे, घंटों घंटों सुनते रहे। और वो होती सिर्फ 4 लाइनें हैं, और होती सिर्फ 4 लाइनें ही हैं, होती सिर्फ 4 लाइनें हैं। ये 4 लाइनें सुन लो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी, मैं चाहूंगी कि 4 लाइनें तो आप सुना ही दीजिए, किसी ना किसी का 4 लाइनें। जी जी, आपको अनम्यूट करना होगा। जी, यदि सर को आने में टाइम हो तो मैं सुनाऊं 4 लाइनें पैरोडी की? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हाँ तो सुनिएगा। बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला। बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला। मूंछों ने ले ली मेरी जान, मूंछों ने ले ली मेरी जान। हाय रे ये मेरा एहसान, मूंछों ने ले ली मेरी जान। हाय रे ये मेरा एहसान। और आप एहसान कुरैशी जी को हमेशा देश विदेशों में हर जगह बहुत सीधे साधे दिखते हैं, पर मैं अंदर की बात आपको बताती हूँ, सुनिएगा। हाय रे ये मेरा एहसान, दिखने में भोला भाला, कैसा है ये मतवाला। दिखने में भोला भाला, कैसा है ये मतवाला। मेरी पड़ोसन भी तो जपती है इसकी माला। मेरी पड़ोसन भी तो जपती है इसकी माला। खिड़की से झांके कैसे, टुक टुक वो ताके ऐसे। खिड़की से झांके कैसे, टुक टुक वो ताके ऐसे, जैसे वो उसका सलमान। आफत में कर दी मेरी जान, मैं तो बड़ी हूँ परेशान। बलमा है मूंछों वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब डॉक्टर दीना जी। अब तो सर आगे लग रहा है मुझे। जी जी जी, हमने देख लिया पीछे खिड़की से एहसान साहब झांक रहे थे। आपके सलमान साहब पीछे हैं, हमने देख लिया है। जीनत जी, आपके सलमान साहब पीछे से ताक रहे हैं अभी। जी जी। अच्छा मैडम, मैं अब विदा लूं आपसे, काफी देर हो गई। सर हम आपकी 4 लाइन सुनाइए। सर आपकी 4 लाइन सुन लीजिए। जी जी, स्वागत। और मैं सबसे यही कहता हूँ, राजनीति अलग चीज है, लेकिन हम क्या सोचें कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रखें। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। बहुत 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 खूबसूरत, बहुत बेहतरीन संदेश के साथ। सर आपकी कोई नई कविता, नई किताब आई है सर? सर बहुत ही शानदार पंक्तियां। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हेलो, नमस्ते सर। सर एक छोटा सा था सर, आपकी भी नई किताब आई है सर, ये पढ़े लिखे मूर्ख, उसके बारे में थोड़ा सा बस 1 लाइन बस। बुद्धिमानों की मूर्खताएं। हाँ, बुद्धिमानों की मूर्खताएं। तो मेरा मतलब इतना ही है कि मूर्ख आदमी की मूर्खता उसको ही नुकसान पहुंचाती है जी, लेकिन पढ़े लिखों की मूर्खताएं सोसाइटी को, समाज को, मुल्क को नुकसान पहुंचाती है। अरे हथियार बने वो पढ़े लिखों की मूर्खता थी।
जिसने एटम बम बनाए वो पढ़े लिखों की मूर्खता थी। इन्होंने सोसाइटी और समाज की, बड़े लोगों की, पढ़े लिखों की, बुद्धिमान लोगों की मूर्खताएं समाज और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है। हमेशा नुकसान आदमी पहुंचाती की है। मूर्खता सिर्फ अपने को नुकसान। जी, बहुत बेहतरीन बात आपने कही, बहुत बेहतरीन। बहुत बिल्कुल, बेहतरीन हमेशा सर, थैंक यू सर। कार्य ऐसे करने चाहिए जो सोसाइटी जो है वो प्रगति के पथ पर अग्रसारित हो, ना कि विनाश की तरफ चले। और आपने आज जो हमें बेहद कीमती समय दिया और हम सबको जो अपनी छोटी छोटे बातों से, छोटे छोटे सेंटेंस से जो गहरी जो बातें कही हैं, वो वाकई वापस से इस पूरे एपिसोड को जब हम देखेंगे तो हर आपकी कही एक बात में एक संदेश छिपा है। तो मैं अपने सभी श्रोताओं से, सभी कनेक्टेड लोगों से ये कहना चाहूंगी कि इस एपिसोड को बार बार देखकर अगर आप चाहते हैं कि आप सुरेंद्र शर्मा जी को जानते हैं, मानते हैं, उनको सुनते हैं, तो कृपया हर उनके सेंटेंस में कही हुई उस गूढ़ बात को समझें और जीवन में अपनाएं। और जैसे समाज की संकल्पना सुरेंद्र जी ने की है, वैसा समाज निर्माण में सहयोग करें, सहायता दें। और सुरेंद्र जी, मैं तो चूंकि यहाँ पर एक इनवाइटी हूँ, तो मैं आपसे फिर से वही बात कहना चाहूंगी कि आप आए हमारे मंच पर और हमारा मंच कृतार्थ हुआ। और बचपन से जिस आदमी को देखते और पढ़ते आए हैं, भले ही हम उम्र है, लेकिन आपको पढ़ते और सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे। और बाकी ओवर टू मीनल जी। मैं चाहूंगी कि मीनल जी जो हैं उनको रेडियो मेरी आवाज की तरफ से पूरे सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति पर विदा दें। और ईश्वर ने चाहा तो हम दोबारा फिर सुरेंद्र जी आपसे मिलेंगे और लाइव मिलेंगे, और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे हमें पूरी जिंदगी। इसी के साथ मैं स्मृति चौधरी अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मीनल जी। सुरेंद्र शर्मा जी से तो बातें, मेरा मतलब मन ही नहीं लग रहा कि बातें खत्म हो गई है, पर फिर भी इस तरीके से हमें हमारे कार्यक्रम को समाप्त करना है। लेकिन इस वादे के साथ कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं सुरेंद्र शर्मा जी से जरूर मिलना चाहूंगी, जब मुझे मौका मिलेगा। इसी के साथ रेडियो मेरी आवाज की ओर से मैं मीनल आपसे दोबारा मिलने का वादा लेकर आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार।